हेलो अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट चैप्टर को। यह चैप्टर तुम्हारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है और इसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। उससे पहले अगर तुमने मेरे चैनल टीचिंग हब बाय साहिल भाईजान को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी जाओ और कर दो यार। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारे मन में सबसे पहला सवाल आएगा कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो किसी भी चीज को बेहतर बनाने को बोलते हैं। देखो, इस दुनिया में हर किसी के लिए ये जो डेवलपमेंट वर्ड है ना, ये अलग होता है। फॉर एग्जांपल, जो वर्कर्स है जो डेली वेजेस में काम करते हैं, मतलब दिहाड़ी में काम करते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा। उनके लिए डेवलपमेंट यही होगा कि उनके वेजेस को, उनके इनकम को बढ़ा दिया जाए। सपोज अभी उनको दिन का 400 या 500 मिल रहा है, अगर उसे हम बढ़ा के 600-700 कर दे तो वो उन लेबर्स के लिए, मतलब मजदूरों के लिए डेवलपमेंट हो जाएगा। वही जो फार्मर्स हैं उनके लिए डेवलपमेंट होता है कि उनके जो क्रॉप्स है जो वो उगा रहे हैं उनका उन्हें अच्छा वैल्यू मिल जाए, मतलब कि उनके क्रॉप्स का उन्हें हाई वैल्यू मिल जाए, ज्यादा पैसे मिल जाए। वही तुम देखोगे कि आजकल के लॉन्डो का डेवलपमेंट है कि उन्हें अच्छा सा स्पोर्ट्स बाइक मिल जाए और वो मस्त शहर में घूम के छपरी गिरी करे। वही कुछ लड़कियों के लिए डेवलपमेंट है कि वो अच्छी डांसर बन जाए। अब देखो, मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रही है, ये सब एग्जांपल तुम्हारे बुक में ही देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम्हें और अच्छे एग्जांपल से बताऊं तो मेरी मम्मी के लिए डेवलपमेंट ये होगा कि मैं अच्छे से गवर्नमेंट जॉब करूं और एक अच्छी सी लड़की से शादी करूं। लेकिन मेरे लिए डेवलपमेंट ये होगा कि जल्दी से मेरा 1 मिलियन हो जाए और मेरा गोल्डन प्ले बटन मेरे पास आ जाए, जो तुम लोगों की वजह से नहीं हो रहा है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आई होप सो एग्जांपल्स क्लियर होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जो डेवलपमेंट होता है ना, वो जल्दी नहीं है कि अगर तुम्हारे लिए डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट ही होगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। डैम बनाना कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट हो सकता है क्योंकि उससे शहर में पानी आएगा, इधर उधर की सिटी जल गई होगा। लेकिन वही डैम बनाना कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं भी होता है, जैसे कि वो लोकल लोग जो डैम के आसपास ही रहा करते थे, जिन्हें डैम की कंस्ट्रक्शन के कारण वहां से हटा दिया गया। तो लोकल लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं है। तो चलो तुम्हारे बुक से भी लाइन पढ़ के तुम्हें समझा देती हूँ। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। मतलब जो चीज तुम्हारे लिए डेवलपमेंट है हो सकता है वो किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव होगा। देखो, जो डेवलपमेंट है वो मेक लिस्ट और नॉन मेक लिस्ट भी हो सकता है। चलो ये भी एग्जांपल से समझते हैं। मेक लिस्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल होता है घर लेना, गाड़ी लेना, नए नए बच्चे चूजे और लेकिन नॉन मेक लिस्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल होता है अच्छी दोस्ती होना, फ्रेंडशिप होना। तो नॉन मेक लिस्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल हो सकता है। चलो एक क्वेश्चन है, तुम मुझसे पूछती हो, लोग जल्दी से कमेंट में आंसर करने को कमेंट करते हैं। अगर एक इंसान का तालीम करने में जॉब लगा है, जब हम उसे बहुत अच्छे पैसे देते हैं, तो उसे बहुत शुरू किया जाता है। तो इसका कोई ऐसा छोटा मोटा फैक्टर नहीं है। जॉब लगा है, जॉब से जॉब से बनाया जा सकता है और उस कंपनी में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो क्या ये जॉब लगना उसके लिए डेवलपमेंट होगा क्योंकि सिर्फ उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। 1 2 3 आई होप सो तुमने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दिया होगा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ। तो इसका आंसर है वो डेवलपमेंट नहीं होगा क्योंकि उसके पास बस मेक लिस्ट चीजें हैं, उसके पास नॉन मेक लिस्ट चीजें नहीं है। तो जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, मेक लिस्ट फैक्टर भी और नॉन मेक लिस्ट फैक्टर भी। आई होप सो तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो। अब देखो, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये चीज तो क्लियर है कि तुम इस वीडियो के हेल्प से अच्छे से नोट्स भी बना लोगे और अच्छे से चैप्टर को भी समझ जाओगे। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं और वहाँ से तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करने वाली हूँ उस वाला क्वेश्चन बैंक बुक्स। और ये जो बुक है ना, ये 100% अपडेटेड लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है और इसके साथ साथ इस बुक में तुम्हें बोर्ड्स के फुल्ली सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। इस पूरे बुक में 2000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और तुम खुद से बिल्कुल किसी बोर्ड के एग्जामिनर की तरह अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर भी गिवन है, वो भी बोर्ड मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि उस वाल के बुक्स में तुम्हें कुछ एक्सक्लूसिव चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स और मेमोनिक्स। इस पूरे बुक में क्वेश्चंस के अलावा 500 से भी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाया गया है। ट्रस्ट मी, मैंने अपने एग्जाम्स के टाइम में भी ओसवाल बुक्स को ही प्रेफर की थी। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अगर चाहो तो जाके परचेज कर सकते हो। यहाँ तक तुम लोगों ने समझा कि डेवलपमेंट क्या होता है और हमने बेसिकली समझा कि एक इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। अब हम जानेंगे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि देश के विकास के बारे में, और कंट्री के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। देखो, अगर तुम देश के अलग अलग लोगों से पूछोगे ना कि आखिर डेवलपमेंट उनके लिए क्या मीन करता है, यानी कि वो किस चीज को डेवलपमेंट मानते हैं, तो सभी लोग तुम्हें अलग अलग चीजें बताएंगे। कुछ लोग बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कुछ लोग बोलेंगे अच्छा हेल्थ केयर होना डेवलपमेंट है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं अच्छा एजुकेशन होना डेवलपमेंट है, वहीं कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं महंगाई का कम होना, यानी कि इन्फ्लेशन का कम होना वो डेवलपमेंट होता है। इससे हमें पता चलता है कि हर एक इंसान की राय डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग है। अगर तुमसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि नेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, तो तुम ये लिखोगे द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजंस इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। और इसके एग्जांपल्स होंगे एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट और अलग अलग पब्लिक फैसिलिटी जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो देखो, अभी तक मैंने तुम्हें जो भी डेवलपमेंट का मतलब बताया, यानी कि ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब कहाँ से आता है। ये सब आता है पैसों से। पैसे कहाँ से आते हैं, जो टैक्स भरते हैं, यानी कि कंट्री के सिटीजन जो टैक्स देती है, उससे जो भी कंट्री इनकम करती है वो उसे डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है। तो जब Don't second guess me, live in the moment, cause we are so free, and in this moment, life is like a dream, live in the moment, cause we are so free, and in this moment, life is like a dream. So come a little closer, don't hold your breath. कैसे निकालें, तो देखो पहला का जो भी इनकम है इस सबको ऐड करेंगे तो एक व्यक्ति का जो इंडिविजुअल इनकम है उसको हम इतना देंगे। तो हमारे एग्जांपल में इनकम क्या आ जाता है, 20 लाख से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारे पास कितने लोग हैं, हमारे पास यहाँ पे 4 लोग हैं। Violence in your eyes हमारे जो now. प्रोजेक्ट है वो कितने आ जाएगा, वो लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैपिटल इनकम होता क्या है, और इस तरह से हम इसका किसी दो कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक में जो वर्ल्ड बैंक You know what I know, you know what I know, I need to hold you close to me, to me, yeah. 2500 लाख से कम का इनकम होता है, तो इसे हम इंडियन या फिर कंट्री बोलते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो इनकम है वो है $700 पर एनम, इसलिए इंडिया को लो मिडिल इनकम कंट्री बोला जाता है। तो मिडिल इनकम कंट्री यानी इंडिया ना तो बहुत ज्यादा अमीर है ना बहुत ज्यादा गरीब है, हम दुनिया में मिडिल क्लास लोगों में काउंट होते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है Life is a game, the replay.
और बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो है 4,982। अब हम जानते हैं कि मोर्टालिटी रेट किसे कहते हैं। तो जब 3,000 बच्चों का जन्म होता है तो 4 लोगों को भी पहले रेट हो जाता है खराब सिस्टम के कारण मोर्टालिटी रेट बहुत अच्छा है और तीनों स्टेट्स में सबसे बेटर है। बिहार का जो इनकम मोर्टालिटी रेट है वो हाईएस्ट है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्राइटेरिया की तरफ जो है लिटरेसी रेट। देखो लिटरेसी रेट परसेंटेज होता है उन लोगों का जो पढ़े लिखे हैं और वो 7 साल के ऊपर की एज के हैं। हरियाणा का जो लिटरेसी रेट है वो है 82, यानी कि हर 100 में से 82 लोग पढ़े लिखे हैं और वह 7 साल के ऊपर के हैं। वही केरला का लिटरेसी रेट कंट्री में सबसे हाईएस्ट है जो कि है 94 और बिहार का लिटरेसी रेट है 62। अब बात करें अपने अगले और आखिरी क्राइटेरिया के बारे में जो कि है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो का क्या मतलब होता है? जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं 14 से 15 साल के, उनमें से कितने लोग रेगुलरली स्कूल जा रहे हैं, इसे हम नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं। हरियाणा का नेट अटेंडेंस रेशियो 61 है, केरला का 83 है जो कि हाईएस्ट है और वही बिहार का नेट अटेंडेंस रेशियो है 43 से ज्यादा। और इस टेबल को देखने के बाद हम ये समझ में आता है पर कैपिटा इनकम को छोड़ के केरला जो है वह बाकी सारी क्राइटेरिया में टॉप पे आता है और वह बाकी सारी स्टेट से बेटर डेवलप्ड है। वही हरियाणा के पास हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम तो है पर बाकी बेसिस में वो बहुत ही परफॉर्म करता है। वही बिहार किसी भी चीज में बेटर नहीं है तो उन्हें काफी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लिव वेल, यानी कि तुम्हारे पॉकेट में जो पैसा है वो हर चीज नहीं खरीद सकता है। यानी कि तुम अपने पैसों से घर, गाड़ी, कपड़ा ये सब तो खरीद सकते हो, बट क्या तुम पैसों से एक अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट खरीद सकते हो? तुम्हें पोल्यूशन के कारण एलर्जी हो सकती है तो क्या तुम उसे पैसों की मदद से रोक सकते हो? नहीं ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पैसों से हर चीज नहीं खरीदा जा सकता है। अब देखो अगर तुम पिछले वाले चार्ट में नजर डालोगे तो देखोगे कि केरला का इफेक्ट मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा लो है। इवन लो केरला का जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कम है। तो आखिर केरला इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर ले रहा है? लो पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद केरला का इनफेक्ट मोर्टालिटी रेट इतना बेटर कैसे है? तो इसके 3 रीजन है। पहला, केरला में बहुत सारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। दूसरा, केरला में बहुत अच्छी तरह से पीडीएफ सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है। पीडीएफ सिस्टम का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर इसका एग्जांपल दे तो तुमने देखा ही होगा कि बहुत सारे लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है, स्पेशली जो लोग गरीब होते हैं और पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। तो यही पीडीएफ सिस्टम केरला में बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। और फिर तीसरा और आखिरी पॉइंट है कि केरला में बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस बनाए गए हैं एंड इन सब रीजन्स के कारण ही केरला का इनफेक्ट मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा लो है। पर कैपिटल लो होने के बावजूद अब हमारा अगला टॉपिक है बीएमआई, मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई हम ये जानने के लिए मेजर करते हैं कि हम मोटे हैं कि पतले हैं या फिर बहुत ज्यादा पतले हैं। लेकिन अब बात आता है कि हम बीएमआई को मेजर कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अपना वेट डालना है और डिवाइड कर देना है अपने हाइट से, और जो तुम्हारा वेट होगा वो केजी में होगा और जो तुम्हारा हाइट होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा और जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट निकलेगा अगर वो 18 से कम हुआ मतलब तुम अंडरवेट हो, अगर वो 18 से 25 के बीच में हुआ मतलब तुम नॉर्मल होना, ज्यादा मोटे होना, ज्यादा पतले हो, और अगर वो 25 से ज्यादा हुआ इसका मतलब तुम ओवरवेट हो। तो तुम्हें समझ में आ गया, बस वेट बाय हाइट कर देना है। चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक लड़का है, उसका वेट 120 केजी है और उसकी हाइट 2 मीटर है। तो हम सीधा करेंगे 120/2 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था कि मीटर हमेशा स्क्वायर में रहेगा। तो इसलिए जो तुम्हारा फाइनल यहाँ पे वैल्यू निकल के आ रहा है वो होता है 120/4। दैट इज 30। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो लड़का है ये बहुत ज्यादा ओवरवेट है। अब हम लोग जल्दी से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को देखते हैं। अब ये कैसे निकाला जाता है? हम कंट्रीज की एजुकेशन, इनकम और हेल्थ को कंपेयर करते हैं एंड उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को निकालते हैं। अब इससे पहले कि हम इसके बारे में डिटेल में जाने, हमें सबसे पहले एक चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब हर कंट्री की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ना वो अलग अलग होती है। जैसे इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अराउंड 69 to 70 ईयर्स है। अगर एक्चुअली बोलूं तो 69.7 ईयर्स है। हाँ, नो बहुत ज्यादा कम है, रोने वाली बात है। लेकिन अभी चैप्टर पे फोकस करते हैं, बाद में रो लेना। हमारा अगला टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में तुमने जियोग्राफी में तो पढ़ा ही होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज जो हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके कारण हमारी फ्यूचर जनरेशन को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यानी कि अगर आज हम एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूट देंगे या रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज कर देंगे तो फिर हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स नहीं बचेगा। अगर एनवायरनमेंट पोल्यूट देंगे तो एनवायरनमेंट इतना ज्यादा खराब हो जाएगा कि हमारा फ्यूचर जनरेशन अच्छी सी लाइफ को नहीं जी पाएगा, उन्हें बीमारियां होंगी। हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में तो पढ़ा ही है, तो हमें कोशिश करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज करना है ताकि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सेव कर सके फ्यूचर जनरेशन के लिए और हमारा डेवलपमेंट अच्छे से हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो।